नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनोविज्ञान बाय सचिन सर की क्लास जेड एजुकेशन पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कोशिका, सेल। रेलवे एग्जाम में यहां से सीधे सवाल आते हैं, इसलिए इसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कोशिका का आसान और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। चलो सबसे पहली स्लाइड देखते हैं। यहां सामने स्क्रीन पर कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसमें संरचना, कार्य और इसकी खोज को इस पूरे विषय की नींव बताया गया है। यही 3 पिलर्स हैं सेल बायोलॉजी के। हाँ, लेकिन मेरा ध्यान इस स्लाइड में बनी तस्वीर पर जा रहा है। इसमें जो कोशिका दिख रही है वो एकदम नियॉन रंग की और चमकती हुई है। तो क्या असल में भी कोशिकाएं ऐसी ही नियॉन रंग की और चमकती हुई दिखती हैं, या ये सिर्फ हमें समझाने के लिए एक मॉडल है? अरे नहीं, असल में अगर हम कोशिका को सीधे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो लगभग पारदर्शी या पानी की एक छोटी सी बूंद जैसी ही दिखती है। अच्छा, तो फिर ये नियॉन रंग क्यों? ये जो नियॉन और चमकते हुए रंग हैं, वो खास तरह की फ्लोरोसेंट डाई होती हैं। वैज्ञानिक इनका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि कोशिका के अंदर के अलग अलग हिस्से चमक कर साफ साफ दिखाई दें। तो हाँ, ये सिर्फ एक इलिस्ट्रेटिव मॉडल है। समझ गया। अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इस स्लाइड की हेडलाइन है कोशिका क्या है, और नीचे लिखा है कि यह जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बिल्कुल, और इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। राइट, पर अगर ये सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है तो क्या हम कोशिका को एक बड़ी सी बिल्डिंग की ईंट की तरह मान सकते हैं जिससे पूरा शरीर खड़ा होता है? बिल्कुल, बिल्डिंग की ईंट वाला उदाहरण एकदम सटीक है। जैसे एक एक ईंट को जोड़कर दीवार बनती है, दीवारों से कमरे और कमरों से पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। मतलब कोशिकाएं भी इसी तरह आपस में जुड़ती हैं? हाँ, हमारी कोशिकाएं आपस में जुड़कर ऊतक या टिश्यू बनाती हैं। ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंगों से हमारा पूरा शरीर बनता है। और ये सिर्फ ढांचा नहीं बनाती शरीर का, हर काम इसी स्तर पर होता है। इसीलिए इसे क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में कोशिका विज्ञान के जनक की बात की गई है। यहाँ 3 महत्वपूर्ण नाम हैं। रॉबर्ट हुक, जिन्हें कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया है, कार्ल पी स्वानसन और A.K. शर्मा, जो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक हैं। ये नाम एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, रॉबर्ट हुक को जनक कहना तो समझ आता है, लेकिन कार्ल पी स्वानसन के आगे ये आधुनिक शब्द क्यों लगा है? इन दोनों के जनक होने में क्या फर्क है? इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि रॉबर्ट हुक ने 17वीं सदी में कोशिका को सिर्फ बाहर से देखा था, मतलब एक ढांचे की तरह। अच्छा, तो स्वानसन ने क्या अलग किया? स्वानसन ने कोशिका को सिर्फ एक डिब्बे की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्होंने उसके अंदर जाकर उसके मॉलिक्यूलर लेवल और जेनेटिक्स का गहराई से अध्ययन किया। उसी एडवांस्ड रिसर्च की वजह से उन्हें आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ मृत कोशिका की खोज का डिटेल है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क यानी पेड़ की छाल में पहली मृत कोशिका खोजी थी। हाँ, और उन्होंने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में इसका जिक्र किया था। बिल्कुल, स्लाइड में यह भी है कि उन्होंने इसे छोटी कमरों जैसी संरचनाओं के कारण सेला कहा। पर मेरा डाउट इस पॉइंट पर है कि कॉर्क कोशिकाओं के चारों तरफ सुबेरिन होता है, जो उन्हें जल रोधी बनाता है। सुबेरिन। तो ये जो सुबेरिन है जो कोशिकाओं को वाटर रेजिस्टेंट बनाता है, क्या इसी वजह से पेड़ों की छाल बारिश के पानी में गलती या सड़ती नहीं है? एकदम सही पकड़ा। सुबेरिन को हम प्रकृति का बनाया हुआ एक मजबूत रेनकोट समझ सकते हैं। अच्छा, रेनकोट की तरह? हाँ, पेड़ तो हमेशा बाहर रहते हैं ना, बारिश सहते हैं। अगर ये सुबेरिन न हो तो पानी सीधे पेड़ के अंदर घुस जाएगा और फंगस उसे सड़ा देंगे। ये सुबेरिन उन मृत कोशिकाओं को पूरी तरह सील कर देता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ जीवित कोशिका की खोज की बात हो रही है। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली जीवित कोशिका खोजी। हाँ, जो शायद शैवाल थी। और स्लाइड के मुताबिक इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने जीवाणु, आरबीसी, शुक्राणु, रिक्तिका और प्रोटोजोआ की भी खोज की। मेरा डाउट यह है कि रॉबर्ट हुक की मृत कोशिका खोजने के लगभग 9 साल बाद जीवित कोशिका मिली। तो क्या ल्यूवेनहॉक के पास हुक से कोई बेहतर माइक्रोस्कोप था जिससे उन्होंने इतनी सारी अलग अलग चीजें खोज निकाली? दिलचस्प बात यह है कि ल्यूवेनहॉक कोई ट्रेडिशनल साइंटिस्ट नहीं थे। वो एक कपड़े के व्यापारी थे जिन्हें लेंस घिसने और बनाने का बहुत शौक था। अरे वाह, मतलब एक व्यापारी ने ये सब खोजा? बिल्कुल।
उन्होंने अपने हाथों से इतने बेहतरीन लेंस बनाए जो उस समय के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के उपकरणों से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। उसी मैग्निफिकेशन की वजह से वो भागती दौड़ती जीवित कोशिकाओं को देख पाए। अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। इस स्लाइड में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका का अंतर है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा जीवाणु है जो 0.1 माइक्रोन का होता है, और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा है जो 130 से 170 मिलीमीटर का होता है, जिसे बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। हाँ, माइकोप्लाज्मा को PPLO भी कहते हैं। राइट, पर मेरा डाउट माइकोप्लाज्मा को लेकर है। स्लाइड में लिखा है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। तो अगर भित्ति नहीं होती तो क्या इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता? क्या ये अपना आकार बदलती रहती है? बिल्कुल सही। कोशिका भित्ति ही किसी भी सेल को एक कड़क आकार देती है। क्योंकि माइकोप्लाज्मा में ये दीवार नहीं होती, इसलिए ये जेली की तरह अपना रूप बदल सकता है। तो मतलब ये बहरूपिया है एक तरह से। हाँ, इसीलिए इसे प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारी ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाइयां बैक्टीरिया की दीवार को तोड़कर काम करती हैं, लेकिन इसमें दीवार होती ही नहीं, तो वैसी दवाइयों का इस पर असर नहीं होता। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब चर्चा इंसान के शरीर पर आ गई है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, सबसे छोटी शुक्राणु कोशिका और ब्लड में RBC है, और सबसे बड़ी अंडाणु कोशिका है। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। मेरा डाउट भी यही है। यहाँ तंत्रिका कोशिका को सबसे लंबी और अंडाणुओं को सबसे बड़ी कहा गया है। एग्जाम के नजरिए से लंबी और बड़ी के बीच का यह तकनीकी फर्क कैसे याद रखें? इसे एक धागे और एक क्रिकेट की गेंद से याद रखना चाहिए। तंत्रिका कोशिका एक धागे या तार की तरह होती है। अच्छा, मतलब लंबाई में ज्यादा। हाँ, ये रीढ़ की हड्डी से पैर के अंगूठे तक जा सकती है, इसलिए लंबी है। लेकिन अंडाणु एक गोल गेंद की तरह है। उसका ओवरऑल वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड कोशिकाओं की क्षमता या कैपेसिटी की बात कर रही है। यकृत यानी लिवर की कोशिकाओं में सबसे अधिक क्षमता होती है विभाजन की। बिल्कुल, वो खुद को बहुत जल्दी रिपेयर कर लेते हैं। जबकि तंत्रिका कोशिका में सबसे कम क्षमता होती है, क्योंकि इनमें विभाजन नहीं होता है। तो अगर तंत्रिका कोशिका में विभाजन ही नहीं होता, तो क्या इसका मतलब है कि अगर किसी के दिमाग या नसों की कोशिकाओं में चोट लग जाए तो वो कभी खुद से ठीक नहीं हो सकती? दुर्भाग्य से ये सच है। हमारी नसों और दिमाग की तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन के लिए जरूरी मशीनरी नहीं होती। तो मतलब वो डैमेज परमानेंट रहता है? हाँ, इसीलिए अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए तो वे खुद को दोबारा नहीं बना पाती। यही वजह है कि 2 व्हीलर चलाते वक्त हमेशा हेलमेट पहनने की सलाह दी जाती है। चलो अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी समझाई गई है। स्लाइड के अनुसार ये सिद्धांत श्वान और शिल्डन ने दिया था। हाँ, बहुत ही बेसिक और जरूरी सिद्धांत है ये। शिल्डन ने 1838 में पादप और श्वान ने 1839 में जंतु कोशिका के बारे में बताया। सिद्धांत कहता है कि संसार के सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि शिल्डन ने पौधों पर काम किया और श्वान ने जानवरों पर, तो क्या इन दोनों ने कभी साथ मिलकर काम किया, या कोशिका सिद्धांत इन दोनों की अलग अलग रिसर्च को जोड़कर बनाया गया है? ये विज्ञान के उन दिलचस्प पलों में से एक है जहां अलग अलग रिसर्च एक ही नतीजे पर पहुंचती है। दोनों ने कभी एक साथ लैब में काम नहीं किया। अच्छा, मतलब दोनों का काम एकदम अलग था? हाँ, शिल्डन बॉटनिस्ट थे, श्वान जूलॉजिस्ट थे। जब इन्होंने अपने अपने काम दुनिया के सामने रखे तो उन्हें समझ आया कि चाहे पेड़ हो या जानवर, दोनों की बुनियादी ईंट कोशिका ही है। दोनों की रिसर्च को मिलाकर ये थ्योरी बनी। अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहां बात हो रही है प्रोकैरियोटिक कोशिका की। लिखा है कि ये प्राचीन और अविकसित कोशिकाएं हैं, जैसे जीवाणु और नीली हरी शैवाल। ये आकार में बहुत छोटी होती हैं, 1 से 5 माइक्रोमीटर। हाँ, और तेजी से विभाजित होती हैं। इनमें केंद्रक और झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते, बस 70S राइबोसोम और DNA का एकल लूप होता है। मेरा डाउट इस अविकसित शब्द पर है। अच्छा, क्या डाउट है? अगर ये इतनी तेजी से खुद को विभाजित कर सकती हैं, तो सर्वाइवल के मामले में तो ये बहुत एडवांस लग रही हैं। फिर इन्हें अविकसित क्यों कहा जा रहा है? बहुत ही लॉजिकल सवाल है। विज्ञान की भाषा में यहाँ अविकसित का मतलब कमजोर होना नहीं है। इसका मतलब है सिंपल या सरल होना। मतलब इनमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट्स नहीं होते? बिल्कुल। इन कोशिकाओं के अंदर कोई अलग अलग कमरे नहीं है, कोई कंट्रोल रूम यानी केंद्रक नहीं है। सब कुछ एक ही जगह बिखरा पड़ा है।
इसी सरलता की वजह से ये बहुत कम समय में अपनी कॉपी बनाकर तेजी से फैल सकती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये है यूकैरियोटिक कोशिका। ये विकसित कोशिकाएं हैं जो जानवर, पौधे, कवक और अमीबा में होती हैं। हाँ, इनका आकार प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है और विभाजन धीमा होता है। इनमें स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली वाले सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इनमें 80S राइबोसोम और 1 से ज्यादा गुणसूत्र होते हैं। यहां मेरी नजर उस एस पर अटक गई है। 80S वाले एस पर? हाँ, पिछली स्लाइड में 70S था और यहां 80S है। ये जो एस है, क्या ये राइबोसोम के साइज या वजन को नापने का कोई तरीका है? हाँ, ये साइज और घनत्व दोनों को नापने का एक तरीका है। इस एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट ये काम कैसे करती है? इसे ऐसे समझो कि अगर हम राइबोसोम को एक मशीन में डालकर बहुत तेजी से घुमाएं तो वो कितनी तेजी से नीचे जाकर बैठता है, उसे इस यूनिट में नापा जाता है। यूकैरियोटिक वाले भारी होते हैं, इसलिए जल्दी बैठते हैं। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये एक लक्षण तुलना वाली स्लाइड है। ये टेबल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आकार, केंद्रक, राइबोसोम और डीएनए का सीधा अंतर दिखाती है, जो पिछली 2 स्लाइड का सारांश है। एग्जाम रिवीजन के लिए ये टेबल बहुत अच्छी है। इस एक टेबल को रट लेने से इन दोनों कोशिकाओं के सारे अंतर वाले सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस सवालों की बात करें तो हाँ, ये टेबल एक मास्टर चाबी की तरह काम करेगी। एग्जाम में 70S राइबोसोम किस में होता है जैसे सीधे सवाल यहीं से आते हैं। लेकिन रटना जरूरी है क्या? रटने की जरूरत नहीं है, बस ये दिमाग में रखना है कि प्रोकैरियोटिक एकदम सिंपल है और यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स। इतना याद रहेगा तो ऑप्शन देखकर सही जवाब मिल ही जाएगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यह स्लाइड कोशिका भित्ति के बारे में है। सेल वॉल जो सुरक्षा देती है। हाँ, स्लाइड में है कि पादपों में ये सेल्यूलोज की, जीवाणुओं में पेप्टाइडोग्लाइकन की और कवक में काइटिन की बनी होती है। और ब्रैकेट में लिखा है कि काइटिन से कीड़ों का बाहरी कंकाल भी बनता है। बिल्कुल सही। तो मेरा डाउट यह है कि कवक यानी फंगस और कीड़ों के बाहरी कंकाल दोनों में काइटिन होता है, तो क्या फंगस और कॉकरोच की बाहरी परत असल में एक ही मटेरियल से बनी है? हाँ, ये प्रकृति की रिसाइकलिंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। जिस केमिकल से एक कीड़े का बाहरी कंकाल मजबूत होता है, बिल्कुल वही कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर एक फंगस अपनी दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। अब अगली स्लाइड की बारी है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अर्धपारगम्य झिल्ली है जो अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करती है। और ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। हाँ, और सिंगर और निकोलसन ने इसका द्रव मोज़ेक मॉडल दिया था, जबकि कोशिका झिल्ली नाम नागेली और क्रैमर ने दिया। डाउट यह है कि इस अर्धपारगम्य झिल्ली को कैसे पता चलता है कि किस पदार्थ को अंदर आने देना है और किसे रोकना है? क्या इसके पास अपना कोई दिमाग होता है जो चयन करता है? इसके पास अपना कोई दिमाग नहीं होता। ये पूरी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियमों पर काम करती है। इसे एक वीआईपी क्लब के बाउंसर की तरह समझ सकते हैं। बाउंसर की तरह? वो कैसे? झिल्ली में जो प्रोटीन होते हैं उनका अपना एक साइज और इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ऑक्सीजन जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स चुपचाप अंदर आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है या उसका चार्ज गलत है तो बाउंसर यानी प्रोटीन उसे बाहर ही रोक देता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ परासरण या ऑस्मोसिस की 3 अवस्थाएं समझाई गई हैं। पहली अंत परासरण, पानी अंदर जाता है, कोशिका फूल जाती है, जिसे हाइपोटोनिक घोल कहते हैं। हाँ। दूसरी बाह्य परासरण, पानी बाहर निकलता है, कोशिका सिकुड़ जाती है, इसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और तीसरी आइसोटोनिक, पानी अंदर बाहर समान मात्रा में रहता है। बिल्कुल। अगर हम सूखी किशमिश को पानी में रात भर छोड़ दें और वो सुबह फूल जाए, तो क्या वो इसी अंत परासरण का एक परफेक्ट उदाहरण है? 100%। किशमिश वाला उदाहरण अंत परासरण को समझने का सबसे क्लासिक तरीका है। पानी हमेशा अपनी अधिक मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह भागता है, इसीलिए कटोरी का पानी किशमिश के अंदर घुसकर उसे फुला देता है। अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं प्रमुख कोशिकांग। केंद्रक या न्यूक्लियस, खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की। इसे कोशिका का मास्टर कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा अंगक भी है। और इसी में न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए व आरएनए पाए जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि इस केंद्रक को कोशिका का मास्टर क्यों कहा जाता है? क्या कोशिका के सारे फैसले और निर्देश इसी जगह से आते हैं? हाँ, एकदम सही कहा। जैसे किसी फैक्ट्री में कंट्रोल रूम होता है, वैसे ही केंद्रक में डीएनए होता है। कोशिका को कब विभाजित होना है,
कौन सा प्रोटीन बनाना है, ये सारे निर्देश उसी डीएनए में कोड के रूप में लिखे होते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कुलकर्णी की, नाम बेंडा ने दिया और ऑल्थमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा। और इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ एटीपी बनते हैं। इसके अंदर उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। मेरा डाउट इस एटीपी पर है। अगर एटीपी ऊर्जा का सिक्का है तो क्या इसका मतलब है कि शरीर में कोई भी काम करने के लिए कोशिका को यही सिक्का खर्च करना पड़ता है? एकदम सही समझे। आप हाथ हिला रहे हैं या पलके झपका रहे हैं, इन सब कामों के लिए ऊर्जा चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया खाने को तोड़कर एटीपी के छोटे छोटे पैकेट्स बना देता है और फिर कोशिका उन्हें खर्च करती है? बिल्कुल। कोशिका को जो भी काम करना होता है वो एक एटीपी का सिक्का तोड़ती है, ऊर्जा रिलीज होती है और काम हो जाता है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। हरित लवक और अर्ध स्वायत्त अंग। हरित लवक केवल पादप कोशिका में होता है और रंग प्रदान करता है। और इसे शिम्पर ने खोजा था। राइट, पर यहाँ सबसे खास बात लिखी है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों अर्ध स्वायत्त अंग हैं, क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये अर्ध स्वायत्त का मतलब क्या ये है कि ये कोशिका के मास्टर की पूरी बात नहीं मानते और अपने कुछ काम खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं? हाँ, स्वायत्त का मतलब होता है आजाद। हालांकि ये पूरी तरह आजाद नहीं है, लेकिन इनके पास अपना पर्सनल डीएनए और अपनी प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है। तो इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये है कि अगर कोशिका को अचानक बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़े तो माइटोकॉन्ड्रिया को केंद्रक के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता। वे खुद डिवाइड होकर अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। गोल्गी काय और लाइसोसोम। कैमिलो गोल्गी द्वारा खोजा गया गोल्गी काय कोशिका का डाकघर कहलाता है। हाँ, और डी ड्यूव द्वारा खोजे गए लाइसोसोम में अपघटनीय एंजाइम होते हैं। इसे पाचक थैली, आत्मघाती थैली और एटम बम कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली और एटम बम जैसे खतरनाक नाम क्यों दिए गए हैं? क्या ये अपनी ही कोशिका को मार देता है? हाँ, आम दिनों में ये कोशिका के अंदर का कचरा साफ करता है, लेकिन अगर कोशिका डैमेज हो जाए या उसमें कोई खतरनाक वायरस घुस जाए तो ये लाइसोसोम फट जाता है। ओहो, फट जाता है? हाँ, और इसके फटते ही सारे खतरनाक तेजाब जैसे एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं और पूरी कोशिका को गलाकर नष्ट कर देते हैं। बाकी शरीर को बचाने के लिए ये अपनी ही कोशिका की कुर्बानी दे देता है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। राइबोसोम और अंत प्रद्रव्य जालिका यानी ईआर। पैलादे द्वारा खोजा गया राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री और कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कहते हैं। और ईआर की खोज पॉटर ने की थी। हाँ, खुरदुरी ईआर पर राइबोसोम चिपके होते हैं जो प्रोटीन बनाती है और कोमल ईआर लिपिड का निर्माण करती है। मेरा डाउट है कि राइबोसोम को कोशिकांग के अंदर कोशिकांग क्यों कहते हैं? क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे किसी दूसरे अंग के अंदर भी बैठा होता है? बिल्कुल, आपने एकदम सही कनेक्शन जोड़ा। राइबोसोम कोशिका के द्रव्य में तो होते ही हैं, लेकिन जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें ये टाइटल मिला है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सोचकर देखिए, जो कोशिकाएं हमें नग्न आंखों से दिखती तक नहीं है, उनके अंदर अपना एक पूरा शहर बसा हुआ है, अपना पावर हाउस, अपना पोस्ट ऑफिस और अपना मास्टर। ये सूक्ष्म इकाइयां इतनी सटीकता से काम करती हैं कि इन्हीं की वजह से यकृत कटने पर भी दोबारा बन जाता है और ये तय करती हैं कि हम जीवित रहेंगे या नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।